तो चलिए ड्यूल नेचर रिवाइज करते हैं। ड्यूल का मतलब है दो। तो ड्यूल नेचर मतलब डबल नेचर। तो जो वेव होती है, हमें पता होना चाहिए जो वेव है उसकी डोमिनेंट नेचर जो है वो वेव है, लेकिन वो कभी कभी पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, यानी अपनी ड्यूल नेचर शो करती है। और जो पार्टिकल है उसकी जो डोमिनेंट नेचर है वो है पार्टिकल नेचर, लेकिन वो कभी कभी वेव की तरह बिहेव करता है। तो इस चैप्टर में हम पहले वेव की पार्टिकल नेचर को स्टडी करेंगे और फिर एंड में पार्टिकल की वेव नेचर को स्टडी करेंगे। तो इस चैप्टर का नाम है ड्यूल नेचर। तो उससे पहले एक चीज है इलेक्ट्रॉन एमिशन। अब इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या होता है? जब भी मेटल सरफेस से आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे, ठीक है, सो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक एमिशन या इलेक्ट्रॉन एमिशन। तो जब भी आप इलेक्ट्रॉन को किसी के सरफेस से बाहर निकालेंगे तो आपको कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। तो वो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है ताकि इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर आ जाए, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। तो ये वर्क फंक्शन एनर्जी है। तो इसकी यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट या जूल। तो जनरली जो कन्वीनियंट यूनिट है दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आपको यही इसमें दिखेगी। और जब भी आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है, जैसे लिखा हो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आपने कुछ नहीं करना है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू डाल दो 1.6 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की इंटू 10⁻⁻19, उतने जूल आ जाएंगे। और कभी जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट से में कन्वर्ट करना है, सो ई से डिवाइड कर दें आप। उसके बाद तो जब भी आपने अब इलेक्ट्रॉनिक एमिशन करना है, ठीक है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन को आपने सरफेस से बाहर निकालना है, तो आपको कुछ ना कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। वो एनर्जी आप किस तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं? अगर आप हीट करके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालें तो उसको बोलते हैं थर्मियोनिक एमिशन। अगर आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड का इस्तेमाल करें जिससे आप इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके बाहर निकालें तो उसको बोलते हैं फील्ड एमिशन। इनका बस पता होना चाहिए ये क्या है, इनके बारे में बहुत डिटेल में हमने नहीं पढ़ना, बट जिसके बारे में हमने पढ़ना है वो क्या है? अगर आप वही एनर्जी प्रोवाइड करो बाय यूजिंग लाइट, ठीक है, इफ लाइट ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी इज मेड टू फॉल ऑन मेटल सरफेस which leads to emission of electrons is called photoelectric emission। इसका नाम हम देंगे photoelectric emission। तो वही एनर्जी अगर आप हीट से नहीं, फील्ड से नहीं, लाइट से अगर आप प्रोवाइड करेंगे तो उसका नाम होगा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। और लाइट फेंकेंगे और मेटल से निकलेंगे इलेक्ट्रॉन्स, उन इलेक्ट्रॉन्स का नाम होगा फोटो इलेक्ट्रॉन्स। कंफ्यूज नहीं होना, उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन से बाहर आते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब जब लाइट किसी मेटल के साथ इंटरेक्ट करती है, जब लाइट किसी मेटल के साथ इंटरेक्ट करती है तो वो ऐसे बिहेव करती है जैसे वो वेव नहीं है, वो क्या है? पार्टिकल। तो वो एक पार्टिकल की तरह बिहेव करती है और उस पार्टिकल का नाम होता है फोटोन। यानी लाइट यहाँ पे ऐसे एक वेव की तरह बिहेव नहीं करेगी, ऐसे वो ट्रांसवर्स वेव की तरह बिहेव नहीं करेगी। वो किसकी तरह बिहेव करेगी? जैसे वो एक पार्टिकल्स की बनी हो, और उन पार्टिकल्स को हम बोलते हैं फोटॉन्स। वो ऐसे मतलब जैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स आ रहे हो कि एक फोटोन आया, दूसरा फोटोन आया, ठीक है, तो वो ऐसे बिहेव करती है। सो जब भी लाइट मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है, इन इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, रेडिएशन बिहेव्स एट एज इफ इट इज मेड ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड फोटॉन्स। तो लाइट जब पार्टिकल की तरह बिहेव करेगी हम उसको बोलेंगे फोटॉन। अब उसकी प्रॉपर्टीज रिवाइज करते हैं। ईच फोटोन हैज एनर्जी एच एफ या एच न्यू। सो अगर जो एक फोटोन है जो उसकी एनर्जी होती है एच न्यू, व्हाट इज न्यू? न्यू इज फ्रीक्वेंसी, एफ भी लिख सकते हैं उसको। एंड फ्रीक्वेंसी होती है स्पीड अपॉन वेवलेंथ। तो जो एनर्जी निकल के आती है दैट इज एच सी बाय लैम्डा। एंड जो मोमेंटम होता है दैट इज ई बाय सी। तो आप ई को सी से डिवाइड कर दें, यानी वो निकल के आएगा एच बाय लैम्डा, ये उसका मोमेंटम होता है। फिर एच इज कॉल्ड प्लैंक्स कांस्टेंट। एच है प्लैंक्स कांस्टेंट। एच की वैल्यू है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। अब बात को समझें इसमें। अब ये तो चलो एच की वैल्यू होगी जो आपको याद रखनी है, बट जब भी आपको लाइट के बारे में कुछ दिया होगा ना कि लाइट आ रही है तो उसकी वेवलेंथ गिवन होगी। तो आप क्या करेंगे? अपनी कैलकुलेशंस इजी करने के लिए आप एच सी की वैल्यू याद कर लेंगे। एच सी की वैल्यू होती है 1242
इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, यानी अगर आप वेवलेंथ नैनोमीटर में डाल रहे हैं तो एचसी की सीधी वैल्यू याद कर लें 1242। अगर एंस्ट्रॉम में डालना चाहते हैं तो 12420 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंस्ट्रॉम। जैसे कभी भी बोला हो एक लाइट है, उसकी वेवलेंथ है से 280 280 नैनोमीटर, तो आप एकदम से एनर्जी निकाल लोगे, इसको 280 से डिवाइड कर दो। तो नैनोमीटर ने नैनोमीटर को काटा, सो 1242 डिवाइडेड बाय 280 कितना आ जाएगा? 4.44 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रोक्स। ठीक है। सो जब भी, तो पहली बात, एनर्जी ऑफ फोटोन इज एच न्यू, बट न्यू को लिखेंगे सी बाय लैम्डा, सो इट इज एच सी बाय लैम्डा। एच सी की हम वैल्यू याद रखेंगे 1242, और नैनोमीटर में वेवलेंथ डालो, आंसर मिलेगा। अगर आप ठीक है एंस्ट्रॉम में याद करना चाहते हो तो आप ये वैल्यू याद कर सकते हैं, या आप एंस्ट्रॉम को नैनोमीटर में कन्वर्ट कर लें 10 से डिवाइड करके। ठीक है। सो ये फोटोन की एनर्जी होती है। आगे, ऑल फोटॉन्स ऑफ लाइट ऑफ गिवन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, अगर उनकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ को हम कांस्टेंट कर दें, दे हैव सेम एनर्जी। ठीक है। एंड मोमेंटम, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी। बेसिकली इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाने का मतलब होगा यहाँ पे नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड जो आ रहे हैं लाइट के, वो बढ़ गए। लेकिन अगर आप, सो इंटेंसिटी से लाइट में जो फोटॉन्स हैं, जो उसके पार्टिकल जिसका ये बना हुआ है, वो पार्टिकल्स का नंबर बढ़ेगा। लेकिन अगर आप उनकी एनर्जी बढ़ाना चाहते हो तो आपको उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी या वेवलेंथ घटानी पड़ेगी। बाय इंक्रीजिंग इंटेंसिटी देयर इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ फोटॉन्स क्रॉसिंग गिवन एरिया पर सेकेंड, उसका नंबर बढ़ेगा, उसका ही एनर्जी नहीं बढ़ेगी। फोटॉन्स की अगली प्रॉपर्टी, दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड मासलेस। ऑब्वियसली इसका मास भी नहीं होता और इसमें चार्ज भी नहीं होता। सो इसके सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल होते हैं, वो आप जरूर करेंगे, वो लेकिन पूरे लेक्चर में आएंगे, इसमें हम पूरी थ्योरी को रिवाइज करेंगे। एक और फॉर्मूला होता है बहुत कॉमन सा फोटोन में, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड बाय सोर्स पूछ लेते हैं। उस केस में पावर ऑफ सोर्स गिवन होती है और वेवलेंथ ऑफ लाइट गिवन होती है। सो वेवलेंथ ऑफ लाइट से आप एनर्जी ऑफ वन फोटोन निकाल सकते हैं, अभी तो करा एच सी बाय लैम्डा। ठीक है। सो एनर्जी ऑफ वन फोटोन आ जाएगी, पावर ऑफ सोर्स गिवन होगी, तो पावर ऑफ सोर्स को जब भी आप एनर्जी ऑफ फोटोन से डिवाइड करेंगे, वन फोटोन से डिवाइड करेंगे, आपको नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकंड मिल जाएंगे। ये थी फोटोन की प्रॉपर्टीज। अब ये लाइट एज ए फोटोन कब बिहेव करती है? जब वो किसी मेटल से इंटरेक्ट करती है। सो मेटल से इंटरेक्ट करके क्या करती है? इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालती है। उसको हम क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आगे पढ़ते हैं। देखिए, तो लाइट ये ऐसे फोटॉन्स, ऐसे पार्टिकल्स की तरह आती है, वो आप एक मेटल पे फेंकोगे। ठीक है। ये जो एक्सपेरिमेंट था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। सो अगर लाइट के पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम एनर्जी है, कम फ्रीक्वेंसी है, दैट मींस इसके पास वर्क, ये हम आगे अभी रिवाइज करेंगे, दैट मींस इसके पास वर्क फंक्शन से कम एनर्जी होगा, तो कोई फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होता। ठीक है। यानी अगर लाइट वर्क फंक्शन से कम एनर्जी लेके आ रही है, सो वो किसी भी प्रकार का फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। लेकिन अगर उसके पास एनर्जी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, तो यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? वर्क फंक्शन के बराबर जो फ्रीक्वेंसी है, तो वर्क फंक्शन होगा एच न्यू नॉट। ठीक है। सो अगर आपकी एच न्यू इज ग्रेटर देन एच न्यू नॉट, यानी न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा। सो आपका फोटोन, ये लाइट ये कितनी एनर्जी लेके आया? एच न्यू। इसने इस इलेक्ट्रॉन को दी, इलेक्ट्रॉन को पूरी एनर्जी एच न्यू मिली। अगर वो वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो वो बाहर आ जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन आपको देखने को मिलेगा। तो जो वो बाहर आएगा, तो फाई नॉट तो उसने बाहर आने में खर्चा कर दिया, उतनी एनर्जी तो बाहर आने में उसकी चली गई। जो बाकी एनर्जी है दैट इज काइनेटिक एनर्जी, और उसको बोला जाता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पॉसिबल। हो सकता है उसके अंदर ही कोलिजन हो जाए और इससे कम एनर्जी से बाहर आए। सो ये आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। एच न्यू विच वॉज एनर्जी ऑफ फोटोन, वो एनर्जी किसको मिली? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ने कितना खर्चा किया बाहर आने में? वर्क फंक्शन। बाकी उसकी क्या बनेगी? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। अब इसी से अगर अगर आपकी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल ही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर है, तो इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर आएगा। जस्ट बाहर आएगा दैट मींस उसका केमैक्स 0 होगा। ठीक है। टेक्निकली वो बाहर ही आएगा, उसके आगे जा नहीं पाएगा। सो उस केस में हम लिख सकते हैं कि जो एच न्यू नॉट है, इस केस में एच न्यू नहीं हुआ ना, एच न्यू नॉट, वो किसके बराबर आ जाएगा? वर्क फंक्शन, क्योंकि के मैक्स तो 0 है। तो ये जो वर्क फंक्शन है इसकी वैल्यू होती है एच न्यू नॉट। ठीक है।
अब जब इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, अगर आप इधर नेगेटिव पोटेंशियल वी नॉट प्रोवाइड कर दें जिससे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन रुक जाए, यानी आपने एनर्जी प्रोवाइड कर दी माइनस ई वी नॉट, उसने उसकी के मैक्स को जीरो कर दिया, तभी एमिशन रुकेगा। सो के मैक्स जो होता है वो दरअसल ई वी नॉट के बराबर होता है। एंड व्हाट इज वी नॉट? वी नॉट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी सामने वाली प्लेट पे, एनोड पे कितना नेगेटिव पोटेंशियल दें कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन रुक जाए, दैट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एच न्यू होता है वर्क फंक्शन प्लस के मैक्स, एंड वर्क फंक्शन किसके बराबर होता है? एच न्यू नॉट, एंड के मैक्स किसके बराबर होता है? ई वी नॉट, वेयर वी नॉट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, सो बेसिकली अगर आपकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, ना व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसपे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा। वेवलेंथ के केस में वो मैक्सिमम वेवलेंथ जिसपे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा, बिकॉज फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से एनर्जी बढ़ेगी और वेवलेंथ बढ़ाने से एनर्जी घटेगी, तो वेवलेंथ घटानी पड़ती है एमिशन के लिए। ठीक है, सो अगर आपकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, अगर उससे ज्यादा है तो होगा। तो जो बची हुई एनर्जी है, बची हुई वो किस में जाएगी? के मैक्स में। ये तीन इक्वेशंस हैं, ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। उसके बाद है लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। सो क्या है वो? फॉर अ गिवन मेटल देयर एग्जिस्ट अ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टॉप्स कंप्लीटली, दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। पहला लॉ है, ऑब्वियस ही चीज है। दूसरा जो हमारा ग्राफ भी है वो उसी में आ जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक करंट, जो यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं यानी चार्ज निकल रहा है पर सेकेंड, तो करंट तो मिलेगा ना आपको। So the photoelectric current or number of photoelectrons ejected per second is directly proportional to intensity of light। यानी अगर आप यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा देंगे तो ज्यादा फोटॉन्स आएंगे, ज्यादा फोटॉन्स आएंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, तो करंट ज्यादा होगा, एनर्जी ज्यादा नहीं होगी, उनका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। सो अगर आपसे कोई इंटेंसिटी ऑफ लाइट और फोटोइलेक्ट्रिक करंट का ग्राफ आप पूछ ले, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऐसा बनेगा। अगला, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर निकल रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। इंटेंसिटी से तो उनका नंबर बढ़ेगा, इट डिपेंड्स ओनली अपॉन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। अगर आपको वेलोसिटी बढ़ानी है इलेक्ट्रॉन्स की तो आपको उनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बढ़ानी पड़ेगी, इस लाइट को जोर से फेंकना पड़ेगा, या वेवलेंथ घटानी पड़ेगी। दिस इज थर्ड लॉ। फोर्थ लॉ, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, समय नहीं लेगा, एकदम से होगा। आगे बढ़ते हैं, अब इसके ग्राफ्स करेंगे। ठीक है, इफ इफ पोटेंशियल ऑफ सी इज इंक्रीज्ड ग्रेजुअली, ठीक है, अगर हम पोटेंशियल ऑफ सी को बढ़ाते जाएं, सो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो एक पर्टिकुलर वैल्यू तक बढ़ता है, उसके बाद जाके सैचुरेट हो जाता है, उसको बोलते हैं सैचुरेशन करंट, एंड इट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। होता क्या है, अगर आप सामने वाली प्लेट सामने वाली प्लेट का अगर आप क्या कहते होते हैं पोटेंशियल बढ़ाई जाए, तो उससे क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे थे, ये कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, तो जब आप इसका पोटेंशियल सफिशिएंट पॉजिटिव कर दोगे, ठीक है, जब सफिशिएंट पॉजिटिव कर दोगे तो सारे इलेक्ट्रॉन ही अब सामने स्ट्राइक करने लग जाएंगे। ठीक है, तो जब सामने वाली प्लेट का हम पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे, सो थोड़ा सा करंट बढ़ता है लेकिन बाद में सैचुरेट कर जाता है। ठीक है, एंड विच डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी। अगर लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है तो उसका सैचुरेशन करंट भी ज्यादा होगा, जैसे ये लाइट की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, सो I3 का सैचुरेशन करंट ज्यादा होगा, दूसरे पे I2 और तीसरे पे I1। ये है पहली चीज। दूसरा, ऑन डिक्रीजिंग पोटेंशियल टू नेगेटिव, अगर आप पोटेंशियल बढ़ाने की बजाय, यहाँ पे ए लिख दें, हमने ये लिखा हुआ है, ऑन डिक्रीजिंग पोटेंशियल टू नेगेटिव, अगर आप पोटेंशियल नेगेटिव करने लग जाएंगे सामने वाली प्लेट का, तो वो उसको रिपेल करने लग जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते 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 एक ऐसा नेगेटिव पोटेंशियल आ जाएगा कि वो इलेक्ट्रॉनिक एमिशन को खत्म कर देगा, दैट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल, एंड इट डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। याद रखना है आपको, ये जो यहाँ वाली चीज है ये डिपेंड करेगी इंटेंसिटी पे, इसको बोलते हैं सैचुरेशन करंट। जिसका इंटेंसिटी ज्यादा है उसका सैचुरेशन करंट ज्यादा होगा। ये नेगेटिव पोटेंशियल जिसपे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन रुक गया, इसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, एनर्जी पे। अगर लाइट की एनर्जी सेम है तो इस ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स आ रहे हैं मैटर नहीं करेगा, वो सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल पे सारे के सारे रुक जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ग्राफ सबका सेम है, इसका मतलब इस ग्राफ में तीनों लाइट्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम है, लेकिन इंटेंसिटी डिफरेंट है। जैसे मैं दूसरा ग्राफ देखता हूं,
इसमें ये सैचुरेशन करंट सेम है, यानी इस केस में जो 3 लाइट्स हैं उनकी इंटेंसिटी सेम है, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। सो इसकी फ्रीक्वेंसी n3, इसकी फ्रीक्वेंसी हम न्यू लिख लेते हैं, अगर न्यू लिखना तो न्यू लिख लो, न्यू 3, इसकी न्यू 2, इसकी न्यू 1। सो न्यू 3 इज ग्रेटर देन न्यू 2 इज ग्रेटर देन न्यू 1। तो ये वाला हिस्सा होता है किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी पे। ये सामने वाला सैचुरेशन करंट किस पे डिपेंड करेगा? इंटेंसिटी पे। एक चौथा ग्राफ होता है, दैट इज ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हमें पता है एच न्यू किसके बराबर है? वर्क फंक्शन प्लस के मैक्स। ठीक है, अब हम के मैक्स को क्या लिख सकते हैं? हम के मैक्स को लिख सकते हैं ई वी नॉट। तो मुझे वाई एक्सिस पे वी नॉट बनाना है, तो मैं इसको वाई से रिप्लेस कर दूंगा, और मुझे एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी बनानी है तो मैं इसको एक्स से रिप्लेस कर दूंगा। सो एच एक्स विल बी वर्क फंक्शन प्लस ई वाई। सो ई वाई क्या आ जाएगा? एच एक्स माइनस वर्क फंक्शन। सो वाई कितना निकल आएगा? एच एक्स एच बाई ई एक्स माइनस वर्क फंक्शन बाई ई। तो ये जो ग्राफ बनता है ये स्ट्रेट लाइन बनता है, क्योंकि इसकी शक्ल किससे मैच कर रही है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वेयर m इज स्लोप। स्लोप आ गई h बाई ई, दैट इज कांस्टेंट। दैट इज अगर आप कोई भी मेटल के लिए ये लाइन बना लें तो स्ट्रेट लाइन ही बनेगी, बिकॉज स्लोप सेम है। ठीक है, फिर आप इसका x इंटरसेप्ट निकाल लें। क्या निकाल लें? x इंटरसेप्ट। आप इस इक्वेशन में y को 0 डाल दें, आप इस इक्वेशन में y को 0 डाल दें, तो जो इसका x इंटरसेप्ट निकलेगा, तो क्या निकलेगा x इंटरसेप्ट? दैट इज वर्क फंक्शन अपॉन h, दैट इज न्यू नॉट, दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये जो x इंटरसेप्ट होता है, ये जो x इंटरसेप्ट होता है, ये न्यू नॉट होता है, यानी ये होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी मेटल ए की मेटल बी से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ये आपको याद होना चाहिए। y इंटरसेप्ट क्या है? आपको दिख ही रहा है, प्लस सी वाला जो है, माइनस वर्क फंक्शन बाय ई। सो माइनस वर्क फंक्शन बाय ई इसका क्या है? y इंटरसेप्ट। तो बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी। तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, स्लोप याद होनी चाहिए, एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, y इंटरसेप्ट क्या होता है? वर्क फंक्शन बाय ई। तो ये जनरली एक्स इंटरसेप्ट दे देता है, यानी वो आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे देता है, उससे आपसे वर्क फंक्शन पूछ लेता है, आप वर्क फंक्शन निकाल लो, उसके बाद ये वाली इक्वेशन आपसे न्यूमेरिकल में लगवाई जाएगी। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल दे देंगे, उससे के मैक्स आ जाएगा, फिर न्यू पूछ लेंगे, या न्यू देके के मैक्स पूछ लेंगे, कुछ भी करवा सकते हैं आपसे, बट ये ग्राफ अच्छे से होना चाहिए। उसके बाद अगली जो चीज आई, दैट इज डी ब्रॉगली ने दिया। यहां तक जो हमने पढ़ा, हमने लाइट एक वेव थी, वेव की हमने पढ़ी पार्टिकल नेचर। फिर डी ब्रॉगली आया, उसने एक हाइपोथेसिस दिया। हाइपोथेसिस मतलब एक थ्योरेटिकल उसने कॉन्सेप्ट बनाया। तो उसने कहा कि जो मूविंग पार्टिकल है, पक्का रिवर्स भी ट्रू होता है, तो उसने कहा पार्टिकल भी पक्का एक वेव की तरह बिहेव करता होगा। तो उसने कहा जो मूविंग पार्टिकल है वो कभी कभी वेव बनता है और कभी कभी वो पार्टिकल बनता है, एंड वेव एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल कंटेन्स दैट पार्टिकल इन एवरी रिस्पेक्ट। उसने कुछ नहीं करा, मोमेंटम का फॉर्मूला था फॉर वेव, वेव के लिए मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था? दैट इज एच बाय लैम्डा। तो उसने कहा वेव के लिए लैम्डा एच अपॉन पी है, तो पार्टिकल के लिए भी होगा, एंड पार्टिकल का पी क्या है? एम यू। तो उसने अपना ये दे दिया कि जब पार्टिकल एक वेव की तरह बिहेव करेगा तो उसकी कितनी वेवलेंथ हो जाएगी? एच अपॉन एम यू। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मैटर वेव या डी ब्रॉगली वेव। उसके बाद कुछ वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन को जब हम पोटेंशियल डिफरेंस v से एक्सेलरेट करेंगे तो उसकी क्या वेवलेंथ होती है? 12.27 अपॉन रूट ऑफ वी एंगस्ट्रॉम। इसका कोई ग्राफ पूछ ले, ऐसे इनवर्स रिलेशन आएगा। ठीक है, बिकॉज पोटेंशियल से इनवर्स है वेवलेंथ और पोटेंशियल का। अगर किसी चार्ज क्यू को आपने काइनेटिक एनर्जी के दे दी, तो उसकी जो वेवलेंथ होगी उसका फॉर्मूला होता है एच अपॉन 2m के अंडर द रूट। डराइव कैसे होता है? काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखोगे? हाफ एम यू स्क्वायर। देखिए काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखोगे? हाफ एम यू स्क्वायर। एम से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो एम यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? अंडर रूट 2m के। ये एम यू की वैल्यू डाल दी आप, ये देखो ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा एच अपॉन एम यू की जगह 2m के डाल दिया। अगर किसी, ये थर्ड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किसी चार्ज को आपने
पोटेंशियल डिफरेंस v से एक्सेलरेट किया, तो टेक्निकली आपने उसको काइनेटिक एनर्जी qv दे दी। ठीक है, तो इस k की जगह साथ में qv आ जाएगा। बाकी तो सेम ही करा है ना, qv को लिखा होगा हाफ एम यू स्क्वायर, ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई किया, तो mu की वैल्यू बन गई, वो यहाँ पे डाल दी। बट आपको फॉर्मूला याद भी होना चाहिए। तो इस पे बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन होता है, एक प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल को एक्सेलरेट किया विद सेम पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड रेशियो ऑफ देयर वेवलेंथ। बहुत बार आता है पेपर में। तो कुछ नहीं है, λ1 λ2 निकालना है। तो पहले के लिए हो जाएगा h अपॉन, जैसे लिख लेते हैं प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल। तो पहले के लिए क्या हो जाएगा, 2, प्रोटॉन का मास में m मानूंगा, चार्ज उसका e होता है। और अल्फा पार्टिकल के लिए मास हो जाएगा आपका 4 गुना, और ये हो जाएगा आपका चार्ज हो जाएगा ट्वाइस। तो सब कुछ कट जाएगा, h ने h को मारा, √2 ने √2 को मारा, MEV कट जाएगा। तो क्या रह जाएगा, ये आ जाएगा 1:1/√8, यानी ये आ जाएगा √8:1, यानी 2√2:1 आंसर आ जाएगा। बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी बार आया है। तो टेक्निकली डी ब्रॉगली ने ये एक हाइपोथेसिस दिया था कि एक पार्टिकल पक्का एक वेव की तरह बनता होगा और उसकी वेवलेंथ होगी h/mu। साथ में छोटे छोटे फॉर्मूले याद रखें, इससे बाहर कुछ नहीं आता। नेक्स्ट, इस साल रिड्यूस सिलेबस है 2022-23 के सेशन में, तो ये चीज नहीं है। वैसे मैं इसको थ्योरी में डाल रहा हूँ, आने वाले सालों में हो सकता है सिलेबस में हो। डेविसर एंड जर्मन ने एक्सपेरिमेंट किया था और डी ब्रॉगली के हाइपोथेसिस को प्रूव किया था। बिकॉज डी ब्रॉगली ने सिर्फ हाइपोथेसिस दिया था, तो उन्होंने प्रूव किया उसको। कैसे प्रूव किया उन्होंने, उन्होंने निकल क्रिस्टल लिया और निकल क्रिस्टल में उन्होंने इलेक्ट्रॉन को किसी पोटेंशियल डिफरेंस v से एक्सेलरेट करके उनके स्कैटरिंग एंगल को स्टडी करा। जब उन्होंने उनके स्कैटरिंग एंगल को स्टडी करा, बहुत सारी पोटेंशियल की वैल्यूज डाली, जैसे 44 टू 68 वोल्ट, और बहुत सारे उनके स्कैटरिंग एंगल देखे। तो उन्होंने एक जगह नोटिस करा, जब पोटेंशियल हम 54 वोल्ट का दे रहे हैं, जिससे हम इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करके या बॉम्बार्ड करा रहे हैं, हिट करा रहे हैं, तो भाई साहब 50 डिग्री पे बहुत स्ट्रॉन्ग पीक बन रही है। यानी 50 डिग्री पे सडनली सारे इलेक्ट्रॉन्स डिफ्लेक्ट होके आ रहे हैं। पार्टिकल ऐसे नहीं करता। यानी उनको लगा कि उन्होंने एक ऐसी वेव बनी थी इंटेंसिटी की 50 डिग्री पे, जब 54 पे उनको एक्सेलरेट किया, तो कहते भाई साहब ये तो इंटेंस इंटरफेरेंस का पैटर्न बना है। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरफेयर कर रहे हैं, यानी वो अपनी वेव नेचर शो कर रहे हैं, यानी वो पार्टिकल है ही नहीं, यानी एक दूसरे के ऊपर वेव बन के इंटरफेयर कर रहे हैं, तो ये हो रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये उनको लगा ठीक है। तो उन्होंने कहा दिस पीक वाज द रिजल्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्कैटर्ड फ्रॉम डिफरेंट लेयर्स ऑफ रेगुलरली स्पेस्ड एटम ऑफ क्रिस्टल। क्रिस्टल में एक के बाद एक के बाद एक के बाद रेगुलरली स्पेस्ड होते हैं, जैसे लोग लाइन में नहीं खड़े होते, ऐसे ऐसे होते हैं। ऊट मतलब किसी ऐसे नहीं होता कि अब्रप्ट रेशो में हो। ठीक है, तो उन्होंने दो फॉर्मूले लगाए। पहला फॉर्मूला लगाया लैम्डा इज इक्वल टू h/mu। ठीक है, और mu की वैल्यू उन्होंने डाली होगी, या इलेक्ट्रॉन ही था, तो पहला ये फॉर्मूला लगाया 12.27 अपॉन रूट ऑफ v। फिर उनको निकल क्रिस्टल की दो लेयर्स के बीच का डिस्टेंस एक्सपेरिमेंटली मालूम था। तो उन्होंने कहा कि अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ऐसे गया और एक इलेक्ट्रॉन अंदर से गया, ठीक है, तो जो अंदर वाला है उसने इतना पाथ डिफरेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल किया। सो उन्होंने इस पूरे एंगल को थीटा मान लिया, तो ये थीटा बाई टू, दिस इज ऑल्सो थीटा बाई टू। ये डी है, तो सामने वाला ये आ जाएगा डी साइन थीटा बाई टू। तो इतना 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 रास्ता उसने एक्स्ट्रा ट्रेवल किया, जिसको हम बोलते हैं पाथ डिफरेंस। फिर उन्होंने पाथ डिफरेंस को एन लैम्डा के बराबर किया। हम वैल्यूज नहीं डालेंगे, पुटिंग स्टैंडर्ड वैल्यूज, थीटा की वैल्यू डाली, डी की वैल्यू डाली, एन को 1 डाला, और वेवलेंथ निकाली। अप्रोक्सीमेटली वही वेवलेंथ आई दोनों फॉर्मूले से, जो डी ब्रॉगली ने कहा था, और इन्होंने अपना वेव इंटरफेरेंस के फॉर्मूले लगाए, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू एन लैम्डा। दोनों से आंसर सेम आया। तो इसके साथ हमारा ये जो चैप्टर था ड्यूल नेचर, ये इसकी रिवीजन खत्म होती है।